यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस नंबर तीसरा साल में कराएंगे। देखिए पहले नंबर का जवाब देना है, जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। हाँ यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है और क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब दिया जा रहा है यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ 1613 ईस्वी में, याद रखिएगा, जहांगीर ने एक फरमान के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा प्रदान की और इससे उत्साहित होकर अंग्रेजों ने सर थॉमस रो को 1615 में जहांगीर के दरबार में भेजा, ठीक है ना, और उन्हें फैक्ट्री खोलने और अनुमति जो व्यापार करने की थी मिल जाए। इस तरीके से आंसर आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर डी नंबर होगा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। गुरु जी आज मैथ क्लास नहीं, आज नहीं हो पाई, थोड़ा सा कहीं चले गए थे मॉर्निंग में ही, है ना, इसी वजह कल आपकी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही जवाब क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड का सही जवाब क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब भी हमारे बीच आ चुका है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर आपको जवाब देना है, यहाँ पर आपका आंसर होगा डी नंबर, है ना। सुबह सुबह मॉर्निंग में हॉस्पिटल चले गए ना, एक लोग एडमिट थे, तो उसी की वजह से आपकी क्लास आने में लेट हो गया, नहीं ले पाए। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, तीसरे नंबर का जवाब देना है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है गुप्त, है ना, गुप्त शासकों का जो युग था ना, उसी को क्या कहते थे, सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। गुप्त शासकों की जो स्वर्ण मुद्रा को दिनार या चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा, दिनार, है ना, दिनार यहाँ पे होगा, बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। गुरु जी बफरिंग हो रही है, देखिए बफरिंग उधर ही से आपकी प्रॉब्लम होगी, बट यहाँ तो सही चल रहा है ना। और भी देखिए और भी लोग यहाँ पर लाइव हैं, चेक कर लीजिए क्या बफरिंग आपके भी फोन में आ रहा है कि क्या बस सिर्फ इन्हीं के फोन में आ रहा है, MS यादव CM आप UP इलाहाबाद, है ना। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जैन धर्म में सन लेखना से तात्पर्य है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का जवाब देना है, तो 4 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, उपवास के द्वारा प्राण त्याग, उपवास के द्वारा क्या होगा, प्राण त्याग होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ना 5 नंबर, हमने कई बार आपको करवाया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है ना। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, कम से कम कई बार कराया है, और याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना। ये प्रश्न आपको भूलना नहीं है और हमेशा याद रखिएगा कनिंघम है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। यहाँ आपके कोड दिए गए हैं, है ना, आप उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने का अधिकार को वापस ले लिया, इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत गवर्नर। देखा जाए तो यहाँ पर सभी के सभी विकल्प होंगे, ऊपर एक सभी होगा, यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे, है ना। यहाँ पर देखिए 7 नंबर का जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे, और जवाब भी हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी, है ना, बिल्कुल सही जवाब है महात्मा गांधी। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ 8 नंबर का बताया जा रहा है, सी होगा, देख लेते हैं। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था, 8 नंबर का आपका था चंपारण आंदोलन, बिल्कुल सही है, 1917 में, है ना। ये चंपारण आंदोलन 1917 में आपका हुआ था, डेट भी आपको याद रखना है। नील खेती वाला संबंधित था, उसी पे इन्होंने शुरू किया था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, आसान प्रश्न है ना, ये लॉर्ड कर्जन 1905 में, है ना, 1905 में बंगाल विभाजन आपका हुआ था, 16 अक्टूबर, याद रखिएगा 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 1857 में किसने इलाहाबाद को 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, है ना। 10 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका बनाया था आपका लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिंग। देखो इससे एक प्रश्न हमारा और बनता है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो उस समय किसका शासनकाल था, लॉर्ड कैनिंग का था। अब एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना आपकी हुई थी 1885 में, है ना, तो उस समय कौन था, तो उस समय आपका वायसराय लॉर्ड डफरिन था, है ना, लॉर्ड डफरिन था आपका। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। उच्चतम लवणता पाई जाती है ना, यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। उच्चतम लवणता पाई जाती है। 11 नंबर का जवाब क्या होगा, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, वान झील टर्की में, है ना, वान झील टर्की, विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। 12 नंबर का जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा, अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। 12 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लवणी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, है ना, लवणी जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। 13 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। हेलोफाइट्स हमारे क्या होते हैं, लवण मृदोभिद होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, उन पादपों को कहते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका हेलोफाइट्स, विकल्प आपका क्या होगा, यहाँ पर सी नंबर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ पर सूची फर्स्ट सूची सेकंड आपकी दी गई है, और आपको देखिए यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको मिलान करना है और आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए 14 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं 14 नंबर का सी होगा, है ना, सी होगा, कंफर्म करिए। दिल्ली देखिए अर्ध शुष्क, मुंबई उष्ण आर्द्र, जोधपुर शुष्क, शिलांग आर्द्र, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर वाला ही आपका होगा 2314। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग बताना है भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें आपका है महाराष्ट्र है, ठीक है ना, महाराष्ट्र आपका होगा सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में। अगर पहले नंबर पे बात करते हैं यूपी है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे आपका बिहार है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है। आगे बढ़ते हैं। एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है, तो ये आपका किससे तात्पर्य है, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। एंट्री पार्ट मतलब यही होता है कि निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं होता है ना। जैसे आपको एग्जांपल समझा देते हैं कि भारत विदेशों से वस्तुओं को आयात करता है और उन्हें पड़ोसी देशों को निर्यात भी कर दे, है ना, जिनके पास समुद्र तट वगैरह नहीं है, तो यही आपका होता है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोड के उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपके एक तरफ दिया गया तेल सोदा कारखाना है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर मैचिंग कराना है और बताना है जवाब यहाँ पर क्या होगा आपका। देखिए तेल सोदा कारखाना अगर हम बात करते हैं तटीपाका की, है ना, तटीपाका जो है आपका कौन से राज्य संबंधित है, आपका आंध्र प्रदेश संबंधित है, तो ये तो आपका हो गया आंध्र प्रदेश। कोयली हमने कई बार बताया आपको गुजरात संबंधित है। और नागापट्टिनम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु संबंधित है, और ये आपका नुमालीगढ़ असम से। विकल्प आपके यहाँ पर क्या होगा, 3124 होगा, विकल्प आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल देखिए जवाब बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था, 18 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये समिति जो आपकी थी राज्य समिति थी, याद रखिएगा राज्य समिति यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। बैंक दर का आशय है, यहाँ पर आपको बताना है 19 नंबर का जवाब क्या होगा। बैंक दर का आशय यही है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज दर है ना, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, केंद्रीय बैंक के द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर बैंक दर का मतलब होता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब, है ना, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, कम हो, आयात की लोच कम हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर विदेशों में निर्यात मांग की लोच क्या हो, अधिक हो, तब अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है। 20 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अवमूल्यन का मतलब ही यही होता है कि देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम करना, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जब अवमूल्यन किया जाता है तो देश की मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति में कोई परिवर्तन आपका नहीं होता है, जबकि देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में अन्य देशों की मुद्राओं की अपेक्षा कमी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। 21 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो 21 नंबर का आपका आंसर क्या होगा, 20 लाख होगा, ठीक है ना, 20 लाख यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। जहां जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वहां मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत गठन नहीं किया जाता, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है ना। यहाँ पर आपका होगा विधेयकों पर स्वीकृति देना, है ना। विकल्प जो आपका बी नंबर है ना 22 नंबर का, यही इसका आंसर सही होगा। विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। राजदूतों की नियुक्ति है, राज्यपालों के द्वारा प्रेषित विधेयक पर स्वीकृति, लोकसभा भंग करना, इन सब में है। लेकिन यहाँ पर, है ना, विधेयकों पर जो स्वीकृति जो है मंत्रिपरिषद सलाह लेना कोई प्रावधान ही नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचारित वापस भी कर सकता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर होगा। नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए, एक कथन और दूसरे कथन का कारण आर कहा गया है। और आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अब ऐसे प्रश्न आपने रीजनिंग में देखे होंगे, कथन और निष्कर्ष टाइप के आते हैं कारण, है ना। आजकल जीके जीएस में भी ट्रेंड हो गया है, अब ये भी प्रश्न इस टाइप के आने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। कारण लिखा हुआ है संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हाँ यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान जो है आपका राष्ट्रपति देखा जाए तो प्रेसिडेंट है, ये तो बात सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है ना। ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर जो है ना एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर आपको लगाना होगा। सही दोनों है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है ना। 6 मूल अधिकारों में से नहीं आपको बताना है। तो 24 नंबर में जो विरोध का अधिकार है ना, ये आपका नहीं है। विरोध का अधिकार आपका नहीं है, बाकी आपका सब है। समानता का अधिकार आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में आपका है, जिसे समता का अधिकार कहते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार याद रखिएगा 23 और 24, आर्टिकल नंबर 23-24 आपका शोषण के विरुद्ध आपका है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो आपका आर्टिकल नंबर 25 से आपका 28 है ना। 25 से आपका 28 है। लेकिन मूल अधिकारों की श्रेणी में विरोध का अधिकार आपका नहीं आता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं, है ना। कहाँ से देखते हैं, ये आपका देखते हैं भारत और यूएसए दोनों में देखते हैं, है ना। यहाँ आंसर आपका ये यूएसए से लिया ही गया है, तो भारत यूएसए दोनों में देखेंगे। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, कई बार कराया है ना। ये आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी। 27 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा वाटसन और क्रिक, है ना। याद रखिएगा, साइंटिस्ट हैं और कई बार हमने ये भी बताया है, वाटसन और क्रिक। आगे बढ़ते हैं। स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। 28 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो 28 का आंसर होगा नाइट्रिक एसिड और एसियल एसिड। ये प्रश्न कई बार पूछा गया एग्जाम में। और इसमें एक चीज ये भी याद रखिएगा, इसमें जो एसियल होता है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, है ना। ये प्रश्न जो बताने जा रहे हैं ना, कई बार पूछा गया है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है, इसका जो रेशियो होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है आपका HNO3 होता है, HNO3। इसका दोस्तों जो रेशियो होता है ना, याद रखिएगा 3:1 होता है। मतलब HCl और HNO3 का जो रेशियो होता है 3:1 होता है, याद रखिएगा। इसी को हम अम्लराज के नाम से जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा को डीसी में, अभी कल ही के प्रश्न वीडियो में कराया था। अगर एसी को डीसी में बदलेगा तो रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में बदलेगा तो इन्वर्टर, है ना। और डायनामो भी हमने कई बार बताया है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर पता ही है, वोल्टेज को अप डाउन करता है, कम ज्यादा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है पाइरिलियोमीटर, है ना, थोड़ा अजीब नाम है, का प्रयोग निम्न में से किसके नापने के लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है रेडिएशन, है ना, सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए। जो सोलर होता है ना, उसमें रेडिएशन को मेजर करने के लिए, है ना, पाइरिलियोमीटर, याद रखिएगा, इसका किया जाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट आपका है ना, ये आपका स्टीफन के नियम पर आपका क्या है, आधारित है। याद रखिएगा, स्टीफन के नियम पर आपका आधारित है। आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। ये नया प्रश्न आपको मिला है, हो सकता है ये बीटर आपने इसके पहले नहीं पढ़ा होगा, अब पढ़ा है तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ से प्रश्न हमारे हिंदी के स्टार्ट होते हैं। तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, है ना। 31 नंबर का देखिए जवाब देना है, और जवाब भी हमारे बीच आ चुका है। 36 नंबर है, हाँ 36 नंबर का देखिए जवाब दिया जा रहा है, और यहाँ पर बताया जा रहा है 7। बिल्कुल सही जवाब है, 7 है। कौन कौन से हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, है ना, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। टोटल आपके 7 है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। माता पिता, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लोहे के चने चबाकर, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है। लोहे के चने चबाना का मतलब ही होता है
बहुत कठिनाई झेलना या कठिन परिश्रम करना। आंसर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, इनमें शुद्ध कौन सा है। अगर हम शुद्ध की बात करते हैं तो इसमें आपका लिखा हुआ है ना, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, यही आपका शुद्ध है, बाकी सब आपके रॉन्ग है ना। यहाँ पर राम पाठशाला में बैठा है, राम पाठशाला बैठा है, आपको दिख ही रहा है, गलत सलत लिख रखे, है ना। राधा घर नहीं है, राधा घर में नहीं होना चाहिए था। और आप अवश्य सुने होंगे, आपने अवश्य सुना होगा होना चाहिए, ये सब मिस्टेक है। डी नंबर सही होगा। अन्य अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है 39 नंबर में। अन्य का देखिए मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा, है ना। तो आंसर होगा आपका ए नंबर। आसान है, कर लेंगे। इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। अगर हम सरस्वती की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सुधि नहीं है। अब आप कहेंगे सुधि नहीं है, क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए सुधि जो होता है ये पंडित का पर्यायवाची शब्द है। ये किसका है, पंडित का पर्यायवाची शब्द है। और पंडित के पर्यायवाची और भी होते हैं, सुधि, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, विज्ञ, विलक्षण, है ना। तो आंसर आपका सी नंबर टिक कर देना है। यहाँ पर देखिए 51 नंबर से आपको जवाब देना है, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है। आसान प्रश्न है, कमेंट करते रहिए, वीडियो को देखिए। जो लोग बाद में आ रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिए। हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, 51 नंबर का देखिए जवाब देना है। और 51 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना। कल के क्लास में देखिए कई सारे प्रैक्टिस सेट में तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। मान लीजिए घटना चक्र करा रहे हैं तो उसका इसमें मिल रहा है, यूथ वाले में यूथ का घटना मिल रहा है, क्या चक्कर है। तो सारे लग रहा है एक दूसरे के क्या क्वेश्चंस काफी सारे मैचिंग कर रहे हैं, है ना। ये सब तो क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे हैं। देखिए हम इसलिए बता रहे हैं ना कि आप जब प्रैक्टिस कई सारे लगा लेंगे ना तो आपका रिवीजन और तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है ना। ये आपका मिथिला, बिहार, अभी कल ही आप करवाए थे। निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, है ना। क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, 53 नंबर का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका 53 नंबर का डी नंबर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी सब है आपकी, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, याद रखिएगा। 53 नंबर का डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, सीएफसी, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब आपकी है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, बाकी सब है। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है NO2 होता है, NO2 होता है। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसाने वाली गैस। सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था आपका एजी टांसले के द्वारा। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, आसान है ना। नेपाली, नेपाली के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी सिक्किम में बोली जाती है। कहाँ पे, सिक्किम में। 55 का सी होगा। निम्न में से सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है, तो ये आपका चीन होगा। चीन, सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा, चीन है। अब देखिए चीन जो है ना, चीन जो ऐसा देश है जो 14 देशों की सीमा, 14 देशों की सीमा को टच करता है। कौन कौन देश है, उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। टोटल 14 देश है, सबसे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है। मृत्युदंड देने के मामले में क्षमादान जो है आपके प्रेसिडेंट को ही है, राष्ट्रपति को है। इस समय 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, उनका नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन है इस समय, है ना। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, 58 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो कुषाण काल में। विकल्प आपके यहाँ पर डी नंबर सही होगा। अप्रैल 2022 को डेव कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, 59 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो 59 नंबर जवाब आपका क्या होगा, सी नंबर होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवैक्स मिला है, कोवोवैक्स मिला है, तो 60 नंबर में मिला है आपका ये थाईलैंड, ठीक है ना। थाईलैंड यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, थाईलैंड होगा। चलिए थाईलैंड की कैपिटल जरूर कमेंट में करके बताइएगा कि थाईलैंड की कैपिटल क्या है। मुर्मू जी हैं, हाँ बिल्कुल सही है ना। थाईलैंड की राजधानी आपको बताना है कौन सी है। किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई, है ना। 61 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका हो जाएगा असम। असम यहाँ पे होगा, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। सेमिकान इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, 62 नंबर में देखिए जवाब देना है, तो ये आपका बेंगलुरु में किया गया। ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो पहला शहर की अगर हम बात करेंगे तो आपका बन गया आगरा। यूपी में ही पड़ता है, याद रखिएगा, यूपी में ही पड़ता है। आगरा में ताजमहल भी है ना। ताजमहल हो सकता है काफी सारे लोग गए भी होंगे देखने, काफी लोग नहीं गए होंगे, तो देखा ये बहुत अच्छा बना हुआ है। संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक, है ना, अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है। यह झील किस प्रदेश के शासित प्रदेश में स्थित है, 64 का जवाब देना है।
और यहाँ पे आंसर हमारे बीच आ चुका है एनसीआर दिल्ली, है ना, बिल्कुल सही है। 64 का डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? मेघालय, असम, उड़ीसा या गुजरात? तो देखिए यहाँ पर बोला गया ना किस राज्य का लिविंग रूट जो ब्रिज है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। तो ये आपका शामिल हुआ है आपका मेघालय की राजधानी शिलांग है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? बताइए किस रेलवे ने किया है? तो यहाँ पर रेलवे आपका है कोंकण रेलवे है। कोंकण रेलवे यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है आपका फास्टर। देखिए फास्टर के पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए होता क्या है। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ये आपका होगा उच्चतम न्यायालय, है ना। किस संस्था ने लॉन्च किया? उच्चतम न्यायालय समझते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर जवाब सिर्फ कमेंट देखिए, और भी लोग कमेंट करिए, बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट सभी लोग करिए। 68 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? यहाँ पर आपका होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विकल्प आपका ए नंबर करेक्ट आंसर आपका होगा। इसी को हम शॉर्टकट में MIT बोलते हैं, MIT बोलते हैं, याद रखिएगा। आंसर आपका जाएगा ए नंबर के साथ। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपका उत्तराखंड राज्य सरकार ने, याद रखिएगा। आंसर आपका जाएगा डी नंबर। उत्तराखंड के सीएम कमेंट में छाप दीजिए, इसके सीएम कौन है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून है ना। सीएम आपको बताना है वहां के सीएम कौन है। और यहाँ पर देखिए 70 नंबर जवाब देना है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया है? स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया है। और 70 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ बिल्कुल देखिए जवाब दिया गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए स्कूल चलो अभियान, है ना, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गद्यांश। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारे ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं, है ना। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं, है ना। अब सीधे हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे बात करते हैं। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है 71 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वनों का महत्व समझना, 71 का ए होगा। आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या था? रहने का स्थान, है ना, रहने का स्थान। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है क्या? अभिप्राय है वनों को काटने से बचाना है, वनों को काटने से बचाना है। विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? वनों को काटने से बचाना है, बचाना, डी नंबर होगा। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो ये करते हैं आपकी वर्षा कराने में सहायक बनकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, ठीक है ना। विकल्प आपका सी नंबर सही आंसर आपका होगा। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? 75 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर वनों के, है ना, ए नंबर होगा। अब यहाँ पर एक और गद्यांश हमारे सामने, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। वह धन से ही अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख पाते हैं भविष्य में उनकी तरक्की ऊंचाइयों पे। ठीक है, कुल मिला के समय को विशेष ध्यान दिया गया है, समय को विशेष ध्यान रखिए। अब आंसर बताना है समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? समय का सदुपयोग का आंसर बताना क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उसे व्यर्थ ना करें। छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? वह इसलिए आवश्यक है जो इसकी महत्ता समझते हैं वे सफल होते हैं। समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है आपको बताना है।
तो समय यहाँ पर इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि धन खोने पर वापस पाया जाता है, परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? सजगता का पर्यायवाची नहीं आपको बताना है। तो सजगता का पर्यायवाची शब्द आपका सतर्कता होता है, होशियारी होता है, चौकन्नापन होता है। लेकिन जो प्रमाद दे रखे ना, प्रमाद, प्रमाद का पर्यायवाची शब्द नशा, मद, उन्माद होता है। आंसर आपको लगा देना है यहाँ पर ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताइए। 80 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा छात्र जीवन और समय। यही शीर्षक तो है, समय जीवन के बारे में, छात्र के बारे में बताया जा रहा था। आंसर आपका बी होगा। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस से नंबर तीसरा कंप्लीट हो जाता है ना। अभी काफी सारे बचे हुए, डेली आपको करा देंगे। और